मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। साथियों, मैंने पहले दिन बोला था कि एक नेम प्लेट बनवा लीजिए आपके घर के सामने और उस पर लिखिए नियोजित शिक्षक। आप लोग शायद नहीं बनवाए, लेकिन अब तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। कारण कि लगभग 10 दिन पहले मैंने ये बात बोला था और धीरे धीरे न्यायालय का आशीर्वाद आप पर मिलते गया। कई केस में आपको डिग्री हुआ, कई केस का ऑर्डर हुआ, प्रोसेस चल रहा है, प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच कल दोपहर का समय था और टीवी देख रहा था मैं न्यूज़। आपके लिए इतनी बड़ी न्यूज़ मिली कि मन खुश हो गया, गदगद हो गया। संजय जी कल शाम में कुछ उसके बारे में बताए हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग बढ़िया से उस पर ध्यान नहीं दिए होइएगा। लेकिन मैंने अभी उसके बारे में शुरू किया है कुछ अंदर तक जानना। सब रिपोर्ट का और भाग दौड़ से 2-3 दिन से भाग दौड़ में हम हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाया। एक एक करके उसको भी बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि 8th पे कमीशन अगले साल 1 जनवरी से लागू होने का ऐलान हो गया है। जब भी पे कमीशन होता है तो उसका प्रोसेस होता है, 1 वर्ष पूर्व से पे कमीशन बनता है और उसका सर्वे होता है। सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर एक निर्णय लिया जाता है, वही निर्णय लागू हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है। उसमें बहुत बड़ा न्यूज़ ये मिल रहा है हमको, संभवतः क्या निश्चित ही उसमें आपको लगभग, मैंने जो कैलकुलेशन किया था एक 36 तक के पेमेंट का, वो सब आंकड़ा फेल होने जा रहा है। लगभग वो आंकड़ा में 1.5 गुना इजाफा होगा आपको। इसका कारण यह है कि ग्रेड पे जो मिलता है आपको 2000, 2400, 2800, ये सब उसके पहले भी है, 1800, 1900, 1300, 1500 कुछ है शायद। एक टेबल बना हुआ है। ग्रेड पे पाने वाले के चेहरा पर मुस्कान आ गया कल, चूँकि रिपोर्ट जैसे मिल रहा है कि जिसको 2000 ग्रेड पे मिलता था उसके ग्रेड पे को उसके दोनों को मर्ज करके 2400 में कर देने का, 2800 वाला 2400 को 3200 कर देने का, 3200 को और आगे बढ़ाने का। तो कहाँ गया नियोजित में रह कर के आपको 9300 के स्केल पाने का रास्ता सुगम हो गया। जो ही 8वां पे कमीशन लागू होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्नातक और स्नातकोत्तर वालों के लिए, वो तो तुरंत उछाल मारेंगे, 9300 वाला में घुस जाएंगे। ना आपको लड़ना है, ना कपार फोड़वाना है, ना पानी का बौछार लेना है। सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, उछल कूद नहीं कीजिए। आपका भविष्य सुनहरा होने वाला है और मन में दृढ़ इच्छा हो तो ऊपर वाले भी झुक जाते हैं। इसलिए आइए पहले चर्चा करते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल्स में मैं बता दूंगा इसको, क्योंकि सब लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत लोग हैं जो इसको समझ पाए होंगे, लेकिन सभी बंधु, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग समझ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग कमेंट में ये अभी भी पूछ रहे हैं, जबकि मैंने 410 का आंकड़ा निकाल दिया, उसमें चर्चा कर दिया कि रनिंग स्केल क्या होता है। तो भैया रनिंग स्केल यही है आपका सीपीसी के तहत रनिंग स्केल यही 21,700 से लेकर के 69,100 है, जिसमें जर्ती काट करके ये बनाया गया। स्नातक ग्रेड में ये है रनिंग स्केल, ये है, यही रनिंग स्केल होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। आगे आइए। NCJCM, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यह भारत सरकार का एक मंच है, जहां जिसका मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारी के विभिन्न मुद्दों पर, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों
पर, उनकी समस्याओं पर, मुद्दों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए बनाया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी शामिल हैं। NCJCM का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। जैसे कि कल रिपोर्ट हुआ है, सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट करते हैं, तो अलग अलग संगठन के लोग एक मंच पर जुटते हैं, अपना एक सुझाव देते हैं सरकार के इसी मंच पर, जिसको NCJCM कहा जाता है। और वहाँ सरकार के भी अधिकारी रहते हैं, उस पर मंथन चलता है कुछ दिन तक। इसीलिए तो 1 साल का समय रहता है इसको लागू करने के लिए, और उस पर विचार करके उस पर फाइनलाइज किया जाता है इसको। तो उसमें बहुत सी बातें हैं जिसको मैं जल्दबाजी में परोसना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल्स से मैं जान लेना चाहता हूँ कि क्या क्या रिपोर्ट आया है। और रिपोर्ट में निश्चित ही जितना देर हम देखे उसको लगा कि लगभग मिला जुला करके 28 गो संघ का, संभवतः 28 संगठन का सुझाव था, और सब मिला जुला करके कंक्लूजन देखा जाए तो एक पॉइंट पर जा कर के मिल जाता था। तो इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित ही वो उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके वह लागू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी आपके लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षक अपने को कमज़ोर नहीं समझें। एक बात और जान लीजिएगा, सब लोग आपको आज से 10-15 दिन पहले इतना हीन भावना से देखना शुरू कर दिए थे। जैसे देहात में, गांव देहात में भोजपुरी में कहावत होता है, ये छूछा के पूछा। तो वो दिन ख़त्म हो गया। आपने बहुत धैर्य से काम लिया है और साहस दिखाया है। वास्तव में आप ही के अंदर वो ताकत थी जो सरकार के इस आंधी को झेल पाया। तो टूटने वाला तो टूट के चला गया, डर से टूट के चला गया कि लालच से टूट के चला गया, इस पर मैं कुछ व्यंग नहीं करना चाहता हूँ या नहीं बोलना चाहता हूँ। खासकर आप जहाँ हैं वहाँ बने रहिए। आपका दिन बहुर रहा है और आप एक दिन बिहार में शिक्षकों की आखिरी वो प्रजाति होंगे जो गर्व से कह सकेंगे कि मुझे आज भी ग्रेड पे मिलता है। एक दिन और मैंने बोला था कि कोई भी आर्थिक जब आपको प्रॉब्लम आए तो वकील के पास जाने के पहले एक वित्तीय सलाहकार से सुझाव ले लेंगे। हम बहुत बड़े वित्तीय सुझाव और सलाहकार तो नहीं हैं, लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुछ मचाते 10-15 दिन से आपका कागज़ वगैरह देखते देखते मेरे मन में दिमाग में कुछ सवाल आया है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। या तो आप खुद घेर लीजिए या कोर्ट में किसी वकील के माध्यम से सरकार को घेर लीजिए। ये देखिए, एक 10 सवाल मैंने तैयार किया है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा और इस पर सरकार को घेर लीजिए, सरकार पस्त हो जाएगी। आइए दिखाते हैं सवाल। मुख्य सवाल है ये, सरकार से आपको ले लेना है। पहला है, क्या वेतनमान के साथ निकाय कर्मी को DA, HRA, मेडिकल की सुविधा दे है? क्या वेतनमान के साथ निकाय कर्मी को DA, HRA, मेडिकल यानी अलाउंस दे है? ये सवाल आपका पहला होगा। दूसरा सवाल होगा, क्या DA, HRA, मेडिकल सुविधा दे कर्मी NPS के दायरा में नहीं आते हैं? फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या DA, HRA, मेडिकल सुविधा दे कर्मी NPS के दायरा में नहीं आते हैं? तीसरा सवाल है, क्या केवल राज्यकर्मी ही NPS के हकदार हैं? क्या केवल राज्यकर्मी ही NPS के हकदार हैं? अगला होगा, क्या अर्ध राज्यकर्मी को NPS दे नहीं है? अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्या अर्ध राज्यकर्मी को NPS दे नहीं है? आगे सवाल है 5वां नंबर,
किन किन विभागों के अर्धराजकर्मी को एनपीएस देय है? आपका ये सवाल होगा कि किस किस विभाग के अर्धराजकर्मी को एनपीएस देय है। अगला छठा, क्या डीए एचआरए मेडिकल प्राप्त कर्मी को एनपीएस की जगह ईपीएफ देय है? क्या डीए एचआरए मेडिकल प्राप्त कर्मी को एनपीएस की जगह ईपीएफ देय है? अगला सवाल ये रहेगा आपका। फिर आगे चलिए, ईपीएफ किन किन कर्मचारियों एवं विभाग को देय है? सवाल पूछ लीजिए, सरकार से पूछिए कि ईपीएफ किन किन कर्मचारियों को एवं विभागों को देय है। आठवां, क्या ईपीएफ बेसिक वेतन पर कटौती नहीं करता है? क्या ईपीएफ जो कटौती करता है वो बेसिक सैलरी पर नहीं करता है कि आपको 15,000 पर आप हम लोग को बांधे हुए हैं? अगला, इसके सवाल के बाद आगे, तो नियोजित अनुशंसित वेतनमान वाले कर्मी को ईपीएफ की कटौती क्यों? अगर सवाल है सरकार का क्या ईपीएफ बेसिक वेतन पर कटौती नहीं करता है, ईपीएफ किन किन कर्मचारियों विभाग को दे है, तब ये आपका सवाल होगा कि नियोजित अनुशंसित वेतनमान वाले कर्मी को ईपीएफ की कटौती क्यों? सरकार को घेरना है तो ये सब सवाल करना पड़ेगा आपको, सरकार अपने जाल में अपने उलझ जाएगी। आगे देखिए, जब अर्धराजकर्मी को एनपीएस दे है तो हम नियोजितों को क्यों नहीं? जब अर्धराजकर्मी को एनपीएस की सुविधा दे है तो हम नियोजितों को क्यों नहीं? ये सब कुछ सवाल है का जाल है। ये सवाल का जाल अगर सरकार पर फेंक दिया जाए तो सरकार अपने पस्त हो जाएगी। जो यहाँ से कूद के वहाँ, आज ये नियम, कल वो नियम, कल वो नियम, परसों वो नियम जो कर रही है सरकार, आपको परेशान करने के लिए, आपको अस्त व्यस्त करने के लिए है, आपको अलबला करके अपना गलत डिसीजन लें इसके लिए कर रही है। आप धैर्य बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा। समय बहुत करीब आ चुका है आपके सुनहरा दिन का, इसलिए फिर अगले दिन